एक बार राजू वाघमारे जी का मैं रुख कर लेती हूँ। राजू वाघमारे जी, अब जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का भी नाम देखिए, दोनों तरफ एक ही स्थिति है। एक उंगली आप उनकी ओर उठाएंगे, तीन उंगली आपकी ओर इशारा करेंगी। अब देवेंद्र फडणवीस को अगर जनता चाहेगी और उनको मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी, जैसा कि बोल रहे हैं जफर इस्लाम साहब, तो एकनाथ शिंदे साहब का क्या होगा? वाघमारे साहब, सबसे पहली बात, महाविनाश आघाड़ी और महायुति में जो फर्क है मुख्यमंत्री पद के लिए, वो ये फर्क है, हमारा एक भी नेता खुद नहीं बोल रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। और महाविनाश आघाड़ी में उद्धव साहब बोल रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री बनना है। शरद पवार साहब ने तो उनके किताब में लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ 10 दिन मंत्रालय में आने वाले उद्धव साहब मुख्यमंत्री पद नहीं संभाल सकते, ये उन्होंने खुद उनके बुक में लिखा है। तो उनमें जो फर्क है उसमें और हमारे में फर्क है कि हमारा एक भी नेता नहीं बोल रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। हमने ये डिसाइड किया है कि एकनाथ राव जी शिंदे के अगुवाई में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद तय करेंगे। रही बात, अगर उच्च नेता महायुति के अगर डिसाइड करते हैं जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम सब साथ उसको देंगे। आज अगर एकनाथ राव जी शिंदे साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनके अगुवाई में चुनाव हम लड़ रहे हैं, तो नेचुरली चुनाव के बाद एकनाथ राव जी शिंदे का पलड़ा भारी रहने वाला है। लेकिन अगर वरिष्ठ नेता तय करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, तो हम महायुति के लोग हैं, ठीक है, सब साथ में काम करेंगे। एक बार फिर से मैं रशीद किदवई जी के पास आते हुए, ठीक है आप ये कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, महायुति में कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। आखिरी में तय कर दिया जाएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और वो कोई भी हो सकता है तीनों ही पार्टियों से। ये समझ में आ गया। अब जनता जनार्दन किसको ज्यादा सीटें देती है, बीजेपी वैसे बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो यकीनन अगर रिजल्ट उसकी फेवर में आएंगे तो वो अपनी ओर से दावेदारी करेगी। क्या शिंदे इसको लेकर कंफर्टेबल रहेंगे, मान जाएंगे? अजित पवार का क्या होगा? कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन एक बार फिर से उस नारे का हम रुख कर लेते हैं रशीद किदवई जी, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अब यहां पर बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से कहा जा रहा है, आप जब अलग अलग जातियों में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी और कांग्रेस वाले आपका आरक्षण छीनकर उधर वालों को दे देंगे। और बार बार मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण की डिमांड की जा रही है। महाराष्ट्र की सियासत में उलेमाओं ने चिट्ठी लिख दी है। इस बड़े मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने की कोशिश में लगी हुई है और इस पर स्टैंड साफ नहीं है अभी तक कि 10% आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे गुट क्या करेगा। जी चित्रा जी, देखिए हमें समझना होगा कि आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमान भी हैं कई राज्यों में, जिसमें बिहार शामिल है, जहां भाजपा सत्ता पक्ष के साथ है, वहां भी पिछड़े सामाजिक रूप से जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको आरक्षण मिल रहा है। कर्नाटक में भी जब भाजपा की सरकार में 4 साल तक मिलता रहा, फिर बाद में वो आरक्षण खत्म किया गया, तो मुस्लिम समाज को भी मिल रहा था। मुस्लिम समाज भी देश का ही उतना आर्थिक रूप से अगर पिछड़े हैं, हकदार हैं, जैसे दूसरे धर्म के आधार पर नहीं मिलता, वहाँ उनके आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार के ऊपर एक मुद्दा होता है। दरअसल देखिए, महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों आ रही है और तरह तरह के जो तमाम मुद्दे आपने प्रोग्राम में उठाए, उसका सबसे बड़ा कारण उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे और उनके पिताजी का जो राजनीतिक जो सोच थी वो भी एक हिंदुत्व के साथ थी। भाजपा बिल्कुल ये कभी नहीं चाहेगी कि उद्धव ठाकरे उस लड़ाई में कामयाब हो, क्योंकि अगर वो कामयाब होते हैं, उद्धव ठाकरे की वहाँ सत्ता में एमवी आता है, तो फिर एक जो हिंदुत्व को लेकर के भाजपा जो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है कि वो केवल वही प्रतिनिधित्व करती है, उसमें एक बड़ा पेच आ जाएगा और वो चाहे 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, 29 में लोकसभा का चुनाव हो, एक प्रश्न हो जाएगा। तो ये हिंदुत्व पे गलबा एक अपना प्रतिनिधित्व करने की लड़ाई है, और जहां उद्धव ठाकरे जो है वो कांटे की तरह खटक रहे हैं, इसलिए तमाम ऐसे स्लोगन आ रहे हैं और तमाम ये हिंदू मुसलमान और जाति चीजों को मामला वहां पर उठाया जा रहा है। ठीक है जफर साहब, लेकिन उधर से भी तो नारा दिया जा रहा है ना, मुंह में राम और हाथ में काम। उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से ये वन लाइनर का नारा दिया गया है। देखिए, ऐसा है कि आपको मैं इस इलेक्शन के बाद ये तिवारी जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इन तिवारी जी को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक पते की बात बताते हैं तिवारी जी, आपके लिए भी अच्छा होगा, अंदर जाके बात कीजिएगा। इस इलेक्शन में जो 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, जो सबसे कमजोर पार्टी निकल कर आएगी वो तिवारी जी की पार्टी होगी। उद्धव ठाकरे सबसे कमजोर नेता होंगे, सबसे कम वोट आएगा आपको। आप देखिए, मैं आज बोल रहा हूँ
आपके चैनल पे, आप इसको रिकॉर्ड करके, उस दिन भी मैंने आपको बोला था और बाद में वही हुआ जो हमने कहा था। आज भी मैं कह रहा हूं कि सबसे कमजोर पार्टी अगर जो आएगी वो होगी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, एकदम कमजोर। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट खत्म हो गए, नस्ते नाबूद हो गए, और आगे इलेक्शन में लड़ने में उनको बिना बीजेपी के और अपने पुराने जो उनके जो भी पॉलिसी रहेगी उस प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगी पार्टी। ये सभी लोग कहते हैं महाराष्ट्र में, और तिवारी जी भी अच्छा से जानते हैं। लेकिन तिवारी जी मजबूरी समझता हूँ नहीं बोल पाओगे आप, जो हकीकत है नहीं बोल पाओगे आप, इसलिए आप भी जान रहे हो। और तब आपको मैं फिर से अभी आप बोल रहा हूँ, आप हमारे यहाँ से गए थे, वापस का एंट्री का भी दरवाजा बंद है, लेकिन जवाब नहीं देने के लिए। बोलिए 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 किशोर तिवारी जी बोलिए। आप मुस्कुरा रहे थे तो मुझे लग रहा है कि आप अपने भाव भंगिमाओं से जवाब दे रहे हैं, इसलिए फिर मैंने कुछ बोला नहीं। बोलिए जवाब। माला वाला पहनाने के लिए तैयार रखूंगा, उसके बाद आइएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।